नमस्कार, एग्जाम है पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आकलन परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। आप सभी आकलन परीक्षा की तैयारी के लिए अवश्य जुड़ जाएंगे। अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो आप सभी जुड़ जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए कंप्लीट पर आधारित यह प्रश्न होगा और आपको यहाँ पर जैक मॉडल आधारित पर सारे एनसीईआरटी या ओब्लिक जैक का किताब जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर सारा नोट्स और पीडीएफ बना बनाया हुआ मिल रहा है। आप सभी यहाँ से अभी के अभी परचेज करके जरूर पढ़ लेंगे। सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपको सब्जेक्ट वाइज जो है 30 रुपये में परचेज कर सकते हैं यहाँ से, चाहे जिस सब्जेक्ट का आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स चाहिए, क्योंकि जैक ने स्पष्ट कर दिया है कि पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न ही आपको पूछे जाएंगे। तो आप पाठ्यक्रम जो आपकी टेक्स्ट बुक चलती है उस पर आधारित सारे नोट्स हाथ से लिखा हुआ बन गया है। आप यहाँ से जरूर परचेज कर लेंगे तो 30 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। और सारे महत्वपूर्ण वैसे ही प्रश्नों को केवल आप देख सकते हैं जो आपके आकलन एग्जाम में आने वाले हैं और 351 रुपये में पूरी क्लासेज कर सकते हैं। सेनापति कौन सा शब्द है? सेनापति कौन सा शब्द है आपको बताना है। तो इसमें देखिए सभी सेक्शन जुड़े हुए हैं, सभी सेक्शन के प्रश्न हैं। सेनापति कौन सा शब्द है? तो हिंदी सेक्शन के अंतर्गत ये आ रहा है आपका रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योगरूढ़ शब्द है या कोई नहीं। सेनापति कौन सा शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सेनापति यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो सेना और जोड़ हो जाएगा, देखिए पति, सेना जोड़ पति। जब कोई शब्द ऐसा हो जो दो शब्दों के योग से बना हो तो उसको हम लोग देखिए कहेंगे यौगिक शब्द। क्या कहेंगे उसको? यौगिक शब्द कहेंगे। तो सेनापति देखिए सेना और पति से मिलके बना है एक बड़ा शब्द सेनापति, इसलिए सेनापति जो है आपका यौगिक शब्द में चला जाएगा, ठीक है। तो सेनापति कौन सा शब्द होगा? यौगिक शब्द होगा। अगला है ये अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय है? आपको देखिए उपसर्ग प्रत्यय का यहाँ पर हिंदी का पूरा नोट्स बना हुआ है। सिर्फ 30 रुपीज़ में आप हिंदी का सारा नोट्स परचेज कर लीजिएगा, जिससे आपको की है क्षेत्रीय भाषा और हिंदी सभी में आपको यहाँ पर जो है आपको सारा का सारा प्रश्न भिड़ जाएगा, ठीक है। तो हिंदी का देखिए अगर आपको प्रत्यय और उपसर्ग बताना है तो सारा नोट्स और वीडियो बना दिया गया उपसर्ग प्रत्यय का, आप सभी देख लीजिएगा। तो देखिए अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय, सबसे पहले देखिएगा तो अध्यापिका का अगर उपसर्ग और प्रत्यय बताना है तो आप संधि विच्छेद कर लीजिएगा। तो संधि विच्छेद देखिए होता है अध्यापक, क्या होता है? मूल शब्द होता है अध्यापक। अध्यापक में देखिए ईका लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ईका। तो अध्यापक में ईका लगाएंगे तो अध्यापिका बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा अध्यापिका में जैसे अगर लिखने का तरीका पर निर्भर करता है, ये दीर्घी लिखता है, क्या लिखता है? अगर दीर्घी लिखता तो दीर्घी के लिए हमें क्या करना पड़ता? तो दीर्घी के लिए देखिए हमें ईका लेना पड़ता। क्या लेना पड़ता? ईका लेना पड़ता। ध्यान रखिएगा अगर इधर से है तो ई लीजिएगा, अगर इधर से है तो ये ईका संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईका, क्या हो जाएगा? ईका हो जाएगा अध्यापिका का प्रत्यय ना। अगला प्रश्न है आपके लिए पंचवटी में कौन सा समास है? आपको बताना है कि पंचवटी में कौन सा समास है। अब यही वह समास तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास, ठीक है। पंचवटी का मतलब क्या होगा? देखिए 5 वटों का समाहार, 5 वटों का समाहार, ठीक है। ये 5 क्या चीज होता है? संख्यावाचक होता है। ये द्विगु मतलब दो, द्विगु मतलब दो। ये क्या है? संख्यावाचक। संख्यावाचक और संख्यावाचक मिलेगा तो आपका द्विगु में चला जाएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये द्विगु समास में चला जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। तो द्विगु इसका राइट आंसर हो गया, डी। अगला है स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? आपको बताना है स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है। सु जोड़ अगत, सु जोड़ आगत, सु जोड़ गत, सु जोड़ गात, क्या होगा? तो देखिए स्वागत का सही संधि विच्छेद जो होता है आपका सु जोड़ आगत होता है। बहुत बार 1001 बार प्रश्न पूछ दिया गया है और सारे राज्यों के एग्जाम में बार बार पूछ रहा है, हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए। तो देखिए हिंदी सेक्शन के अंतर्गत प्रश्न की समाप्ति हुई। अब आपका यहाँ पर आ गया शिक्षण अधिगम। क्या आ गया? शिक्षण अधिगम के अंतर्गत सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रश्न है, उसको भी आप देखिए। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? जब आप किसी को शिक्षण में भाग ले रहे हैं तो किस चीज का ध्यान रखना चाहिए आपको बताना है। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन का, गृह कार्य की जांच में लगना का या विषय वस्तु का स्तर का, किसका होना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया में किसका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया में अगर आप भाग ले रहे हैं तो सबसे पहला चीज है कि विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण कार्य होती है, जिस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? बच्चों का जो सामाजिक विकास होता है, सबसे अच्छे बच्चे जो सोशलिस्ट होते हैं उसमें किसका सबसे अधिक महत्व होता है? खेल का,
दिनचर्या का, बाल साहित्य का या संचार माध्यम का। तो देखिए बच्चों के सामाजिक विकास में खेल एक ऐसा गतिविधि है जिसमें सबसे ज़्यादा एकाग्रता और सामाजिक गुण विकसित होते हैं, इसलिए खेल सबसे अधिक अच्छा चीज़ माना गया है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? देखिए कक्षा में आपका क्लास जो है अनुशासित रहे उसके लिए सर्वाधिक उपाय अच्छा कौन सा है? अनुशासन ही छात्र को कक्षा से बाहर निकाल दीजिएगा, क्योंकि देखिए सभी विद्यालय में कुछ न कुछ बच्चे जो होते हैं अनुशासनहीन होते हैं और डल होते हैं, तो क्या आप उनको सबसे पहले बाहर निकाल देंगे? शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना होगा, छात्रों को अभिभावक को सूचित करना होगा, या अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधा प्रदान करना होगा, क्या करना होगा? तो देखिए कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर है वो शिक्षण को आपको रोचक एवं व्यवहारिक बनाना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पर सभी छात्र जो है अच्छे से भाग आपका ले सकेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि शिक्षण कार्य जो है उसको अधिक व्यवहारिक बनाया जाए। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से। ठीक है, तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम जो होता है वो देखिए तत्परता से जुड़ा हुआ है। किससे? तत्परता से। यदि आप किसी कार्य के प्रति तत्पर हैं तो आप किसी भी चीज को सीख लेंगे, और यदि आप में तत्परता नहीं आएगा तो नहीं होगा। इसलिए तत्परता का नियम जो है सीखने का मूलभूत आधारिक नियम माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला इंग्लिश सीरीज के अंतर्गत है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स में दिया गया है उसका पास्ट टेंस फॉर्म लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 से 12 के लिए। द ताजमहल वाज बाई शाहजहां। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ब्रैकेट में होना चाहिए था वो था आपका बुल्ड। ठीक है, क्या है आपका? बुल्ड। तो क्या होगा? तो द ताजमहल वाज क्या है आपका? बाई शाहजहां। तो क्या होगा? बुल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पर यस्टरडे क्या है आपका? यस्टरडे आई राइस इन द आफ्टरनून ईट। ठीक है, तो ईट का देखिए दूसरा फॉर्म क्या होता है? पहला होता है ईट, क्या होता है? ईट। उसके बाद होता है एट, उसके बाद होता है देखिए E10। ठीक है, तो V1 है, V2 है, V3। तो आपका V2 फॉर्म लिखना था तो एट हो जाएगा। एट किस में है आपका? B में है ना, तो B आपका हो गया। ओके, चलिए अगला देखिएगा द चिल्ड्रेन एट द जोकर लाफ। क्या है? लाफ। तो लाफ का पास्ट टेंस रूप क्या होगा? तो पहला होता है लाफ, दूसरा होता है देखिए LAFT। लाफ्ट क्या होता है? लाफ्ट। तो किस में है आपका? सी में है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। तो वर्ब के पांचों रूप को आप लोग देख लीजिएगा। वर्ब का ये रूप जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछ दिया जाता है, तो वर्ब का V1 V2 V3 V4 V5 तक होता है, उसको आप लोग सभी को देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला है रमेश ... ए लेटर राइट। क्या है? राइट। तो राइट का पास्ट टेंस रूप क्या होगा? तो पहला होता है देखिए राइट, दूसरा होता है रोट। क्या होता है? रोट, WROT रोट। और तीसरा क्या होता है? रिटेन, WRITTEN रिटेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो रमेश रोट क्या हो जाएगा यहाँ पर? रोट, WROTE किस में है? तो WROTE देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है बी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला। मनुष्य में भोजन का पाचन आरंभ होता है कहाँ से? मुख से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, किसी से नहीं। मनुष्य में भोजन का पाचन जो है आरंभ कहाँ से होता है? मुख से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से या किसी से नहीं। किससे होता है? देखिए आपको हम बता दें ये प्रश्न जो है अब तक 1001 बार आपका जो है आ चुका है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत या शिक्षक बहाली में कहिए या रेलवे बहाली में 1001 बार आया है। ठीक है, कि मनुष्य में भोजन का पाचन का आरंभ कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बता दिए होंगे, मुख से। कहाँ से होता है? मुख से। जैसे ही हम भोजन को डालते हैं मुख में तो भोजन का पाचन जो है जैसी जीव ग्रंथियां, लाला ग्रंथियां से लगती है तो पचना शुरू हो जाती है। मनुष्य में भोजन का पाचन जो होता है वो मुख से ही आरंभ शुरू हो जाता है। जैसे ही हम मुख में डालते हैं वहीं से भोजन का पचना शुरू हो जाता है। बहुत बार आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मनुष्य में भोजन का पाचन समाप्त हो जाता है। कहाँ पर मनुष्य का भोजन पाचन समाप्त हो जाता है? आपको बताना है बड़ी आंत, छोटी आंत,
मुख में या अमाशय में? देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है भोजन को कहाँ डालते हैं? मुख में। अब मुख से होते हुए यह बड़ी आंत होते हुए यह कहाँ चली जाती है? छोटी आंत में, ठीक है? यानी सबसे अंतिम कहाँ होता है? मनुष्य का भोजन का पाचन जो समाप्त हो जाता है सबसे अंतिम छोटी आंत में होता है। किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। जब भोजन छोटी आंत में हमारा आ जाता है तो इसमें जो है अवशेष के रूप में जो खराब या कूड़े-कचरे या जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं जो नहीं पचता है, वो यहाँ पर पदार्थ जो उस उत्सर्जन के रूप में ये हमारे शरीर से गंदे पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तो मनुष्य का भोजन का पाचन का प्रारंभ मुख से होता है और अंत जो होता है वो छोटी आंत में होता है। बहुत बार आया हुआ है कि मनुष्य में भोजन का पाचन समाप्त कहाँ पर होता है, अंत कहाँ पर होता है? ये भी आपको 501 बार प्रश्न पूछा गया है। तो भोजन का प्रारंभ मुख से और भोजन का अंत छोटी आंत से होता है, ठीक है? चलिए अगला देखिएगा। मनुष्यों में अवशोषण की क्रिया होती है। मनुष्यों में अवशोषण की क्रिया होती है बड़ी आंत में, छोटी आंत में, मुख में या अमाशय में, ठीक है? तो जो मनुष्यों में अवशोषण किया जाता है वो कहाँ होता है? तो अवशोषण जो किया जाता है वो आपका छोटी आंत में ही किया जाता है। किसमें किया जाता है? छोटी आंत में ही होता है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपचित खाद्य पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? पाचन, परिपाचन, उत्सर्जन या कोई नहीं, ठीक है? तो देखिए वह प्रक्रिया जिसमें जो अपशिष्ट पदार्थ जो अच्छे पदार्थ होते हैं, जितना ब्लड बनने रहते हैं वो ब्लड के रूप में बन करके हमारे शरीर में दौड़ने लगता है और जितना अपशिष्ट और बेकार या व्यर्थ पदार्थ जो होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है? तो शरीर से जो बाहर निकल जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? त्याग करते हैं या उत्सर्जन, उसको निकालते हैं, ठीक है? तो उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। मल का त्याग करना, क्या कहते हैं? त्याग करना यानी उत्सर्जन करना, ठीक है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका उत्सर्जन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? जिस समय बच्चा जब रहता है तो उसके दूध के दांत होते हैं, तो उसके दूध के दांतों की संख्या होती कितनी है आपको बताना है? 15, 20, 25 या 32। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दूध के दांतों की संख्या बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, 1001 बार प्रश्न आ गया है दूध के दांत की संख्या, इसलिए आप लोग भी याद रखिएगा दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है दूध के दांतों की संख्या जो माना गया है। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, 22 होती है, 32 होती है, 28 होती है। कितनी होती है अस्थायी दांत की संख्या? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो हमारे यहाँ अस्थायी दांत होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। आपका भी राइट आंसर आ रहा होगा। चलिए, जिससे आंसर आते जा रहा है और आप इस तरह का प्रश्न देख रहे हैं, सब प्रश्न आपको किसी प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ आपको एनसीईआरटी का जो नोट्स है वही मिलने वाला है। तो एनसीईआरटी का नोट्स तो पढ़ना कोई भी कभी भी नहीं भूलिएगा। सब कोई नोट्स यहाँ परचेज करके डेली के लिए जुड़ जाइएगा, क्योंकि परीक्षा में भी समय है, आप जुड़ करके बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन काल में दांत कितनी बार निकलता है? 1 बार, 2 बार, अनंत बार या कोई नहीं, ठीक है? तो मनुष्य के जीवन काल में दांत जो होता है कितने बार निकलता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या अनंत बार? कोई बार नहीं, ठीक है? बहुत बार। तो देखिए मनुष्य का जैसे एक तो होता है दूध का दांत, पहली बार निकलता है और फिर ये दूध का दांत टूट जाता है। दूध का दांत टूटता है और जब दूध का दांत टूटता है तो एक दूसरी बार दांत निकलता है और यही 2 बार निकलता है। इसके बाद यदि दांत टूटता है तो दांत को लगवाना पड़ता है या उसका इलाज करवाना पड़ता है ना। तो मनुष्य के जीवन काल में दांत कितनी बार निकलता है? सिर्फ और सिर्फ 2 बार निकलता है, ठीक है? कितनी बार निकलता है? सिर्फ और सिर्फ 2 बार निकलता है। जीभ का मुख्य कार्य क्या है? आपको बताना है कि हमारा जो जीभ हम मिला हुआ है, टंग मिला हुआ है, उसका मुख्य कार्य क्या है? ये भी आपको जो है यहाँ पर जेटेट में पूछा गया था, समझे? तो देखिए यहीं से प्रश्न छपा हुआ था आपका, ये एक्सरसाइज का 7 का एनसीईआरटी का विज्ञान का, ठीक है? तो ये सभी छपा हुआ था। तो जीभ का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को लार से मिलाना, निगलने में सहायता करना, बोलने में सहायता करना या सभी। तो देखिए जीभ का मुख्य कार्य तो पहला दिया है भोजन को लार से मिलाना, ये तो होता ही है। जैसे ही हम मुख में भोजन को डालते हैं तो ये अपनी लाला ग्रंथि या लार के साथ मिला करके भोजन का पाचन शुरू कर देता है, ये काम होता है, आप लोग सभी जानते हैं। अगला है निगलने में सहायता करना, ठीक है? जीभ क्या करता है? तो हम जो भोज्य पदार्थ देते हैं उसको चबा चबा करके और उसको छोटा भाग में बना करके लारा ग्रंथियां उत्पन्न करता है और उसको जठर रग की तरफ से अंदर की ओर डालता है, यानी निगलने में भी सहायता करती है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला बोलने में सहायता करता है, अगर आपका जीभ नहीं है तो आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये बोलने में भी सहायता करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका, अमाशय में कौन सा रस स्रावित होता है? पलक पदार्थ का रस,
जठर रस, पिठर रस या कोई नहीं। ठीक है, हमारा जो अमाशय है उसमें कौन सा रस स्रावित होता है? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया आपको, बहुत ही MBBI है, लगभग सब जगह पूछ दिया जाता है। तो अमाशय में जो होता है वो जठर रस होता है। कौन सा रस होता है? जठर रस होता है, जो भोजन को क्या करता है? पचने में सहायक करता है। तो अमाशय में जठर रस पाया जाता है। अब है अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी प्रश्न अब तक के प्रश्न में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1001 बार आया हुआ है। और आपको हम बता दें, ये आपको यूपी टेट, उड़ीसा, जेटेट सब में पूछा गया है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या कोई नहीं। ठीक है, तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब आप लोगों को पता चल गया होगा। अमाशय में जो भोजन पाचन के लिए होता है उसमें जो है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl कहते हैं, ये पाया जाता है। ठीक है, तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। एकदम दिमाग बना लीजिएगा क्योंकि प्रश्न बार बार आपका आता है। ठीक है, अमाशय का आंतरिक सतह किस झिल्ली का बना होता है? अमाशय का आंतरिक सतह जो है किस झिल्ली का बना होता है आपको बताना है। ठीक है, अमाशय का आंतरिक सतह किस झिल्ली का बना होता है? पिट्टर झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली, पिट्यूटर झिल्ली या कोई नहीं। ठीक है, तो अमाशय का आंतरिक सतह किस झिल्ली का बना होता है? पिट्टर झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली, पिट्यूटर झिल्ली या कोई नहीं। तो देखिए, पिट्टर अमाशय का जो आंतरिक सतह होता है वो श्लेष्मा झिल्ली का बना हुआ रहता है। किस झिल्ली का बना हुआ रहता है? श्लेष्मा झिल्ली का बना हुआ रहता है आपका। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है आपको बताना है। ठीक है, 7.5 मीटर, 5.2 मीटर, 4.3 मीटर या 6.4 मीटर। देखिए, ये प्रश्न बहुत बार नहीं आए हैं लेकिन 2-4 बार आए हैं, तो इसका आंसर है 7.5 मीटर। यकृत के संबंध में क्या सही है आपको बताना है? जो हमारा यकृत है उसके संबंध में क्या सही है आपको बताना है। ठीक है, तो अगला है यहाँ पर देखिएगा, यह लाल भूरे रंग की होती है। यकृत जो होता है जो वो लाल भूरे रंग की होती है। यह उदर के दाहिनी ओर अवस्थित होता है ना। उसके बाद होता है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो यह लाल भूरे रंग की होती है, यह बिल्कुल सही है। यह उदर के दाहिनी ओर स्थित होता है यकृत, ये भी सही है। और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी सही है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, लार्वा ग्रंथि या कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो आती है वो आपको ग्रंथि में अगर पूछेगा तो वो यकृत होता है। क्या होता है? वो यकृत ग्रंथि ही होता है। ठीक है, अगला है, भोजन का वह भाग जिसका पाचन छोटी आंत में नहीं हो पाता है उससे भेजा जाता है ना। भोजन का वह भाग जिसका पाचन छोटी आंत में नहीं हो पाता है उससे भेजा जाता है बड़ी आंत में, छोटी आंत में, यकृत ग्रंथि में, कोई नहीं। ठीक है, तो जब भोजन का छोटी आंत में जो नहीं हो पाता है वो उसको कहाँ हम लोग भेजते हैं? तो उसको जो है हम लोग बड़ी आंत में भेजते हैं। कहाँ पर भेजते हैं? बड़ी आंत में भेजा जाता है। जीभ में स्वाद पहचानने के लिए होती है। हम लोग स्वाद जो पहचानते हैं वो किससे? जीभ से पहचानते हैं। ठीक है, तो जीभ में स्वाद पहचानने के लिए क्या होता है? जठर रस होता है, पीत रस होता है, स्वाद कलिकाएं होती है या कोई नहीं होता है। ठीक है, तो जीभ में जो होता है वो हमारा क्या होता है? तो आपको स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जिसके आधार पर विभिन्न स्थानों पर यदि आप जोची लेते हैं तो विभिन्न प्रकार के स्वाद जो है प्राप्त होते हैं। तो स्वाद कलिकाएं हमारे जीभ में पाई जाती है। खाद्य पदार्थों का परीक्षण जो यहाँ पर दे रहा है अगला, खाद्य पदार्थों का पाचन होता है। खाद्य पदार्थों का पाचन होता है, ये नहीं है, आगे आप देखेंगे यहाँ पर अगला है आपका, खाद्य पदार्थों का पाचन होता है। चलिए यही है, जीभ में स्वाद पचाने के लिए। अगला है, खाद्य पदार्थों का पाचन होता है बड़ी आंत, छोटी आंत, स्वांगीकरण या स्थायीकरण। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसका पाचन जो होता है वो कहाँ होता है? तो पाचन जो होता है आपको छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है पाचन? छोटी आंत में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन किस विधि द्वारा करते हैं? अमीबा जो होता है वो अपना भोजन किस विधि के द्वारा करते हैं? कुटपात विधि, मकरंद, अनाज के दाने तथा कीड़े मकोड़े को पकड़ कर खाते हैं या यहाँ पर कुतर कुतर कर खाते हैं। तो अमीबा अपना भोजन किस विधि से करते हैं? तो देखिए आपको बता देते हैं। ठीक है, अमीबा अपना भोजन, एक है कुटपात विधि, एक है मकरंद, एक अनाज के दाने तक कीड़ों मकोड़ों को पकड़ कर खाती है और कुतर कुतर कर। देखिए मकरंद तो ये आप समझ गए होंगे, मधुमक्खी की तरफ से मकरंद, ये फूलों के रस को चूस करके मकरंद बनाते हैं और ये अपना भोजन बनाते थे। तो मधुमक्खी का विधि है।
ठीक है। और कुतर कुतर करके भी आप देख लिए, ये किसका विधि है भोजन बनाने का? चूहा का है। और अनाज के दाने तथा कीड़े मकोड़ों को पकड़ खाते हैं तो घट पड़ने का उसका पौधा का है। तो अब आपके पास बचा एक ही ऑप्शन, वो है कुटपाद विधि। तो यही है आपका यहाँ पर करने का। तो अमीबा में जो भोजन होता है वो किस विधि से होता है? कुटपाद विधि तरफ से होता है। कैसे होता है? कुटपाद विधि से अमीबा में भोजन होता है, ठीक है। अगला है मधुमक्खी अपना भोजन किस विधि द्वारा करते हैं? मधुमक्खी अपना भोजन किस विधि के द्वारा करते हैं? कुटपाद विधि के द्वारा, फूलों के मकरंद को चूसकर, कुतर कुतर कर, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए अभी आपने देखा कुटपाद विधि द्वारा किसका होता है? तो कुटपाद विधि द्वारा अमीबा का होता है। कुटपाद विधि द्वारा किसका होता है? अमीबा का होता है। अब फूलों के मकरंद को चूसकर कौन बनाती है? तो मधुमक्खी कहते हैं, जिसको लोग मकरंद विधि कहते हैं। तो ये मधुमक्खी का हो गया। और अगला है देखिए कुतर कुतर कर, क्या है आपका? कुतर कुतर कर। तो ये कौन करता है? चूहा करता है, ठीक है। चूहा करता है कुतर कुतर कर। अगला है कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर फूलों के मकरंद को चूसकर करती है मधुमक्खी अपना भोजन। तो देखिए इस निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? इसमें कौन सी अक्षमता बच्चों में ऐसी है जो जन्मजात होती है, जन्म लेने के बाद नहीं, वो जन्मजात ही होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर, या मंद बुद्धि, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो दृष्टि दोष है वो जन्मजात नहीं, वो कभी भी हो सकता है। श्रवण दोष कभी भी किसी भी स्थिति में हो सकता है। मूक बधिर आदमी कभी भी किसी भी स्थिति में हो सकता है। लेकिन देखिए मंद बुद्धि होता है, ये बच्चा जन्म से ही पैदा होता है, मंद बुद्धि बच्चे, ठीक है। तो मंद बुद्धि ऐसा है जो क्षमता जो है जन्मजात होती है, वो दोबारा इसमें नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? लोगों को जो सुनने में कमी होती है तो उसके सुनने की क्षमता की जांच हेतु किसका प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। डेसीमीटर, डेसीबल, डेसीपाइन, या डेसी बिंदु। तो देखिए जो जो जिनको सुनने की क्षमता यानी जो इनकी आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं, तो उसको मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग करके पता किया जाता है कि सुनने की क्षमता क्या है और क्या नहीं है। अगला है किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? देखिए हम लोग यहाँ पर विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, और यहाँ पर सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा यानी कोई व्यक्ति सामने खड़ा है, अगर वह यहाँ पर जो है नहीं कर पा रहा है, मूक बधिर है, वह बोल नहीं पाता है, तो उसकी शिक्षा किस में दिया जाता है? तो देखिए अगर एक बोलना है तो एक देंगे, दो बोलना है तो दो गो का संकेत देते हैं, तीन है तो तीन गो का संकेत देते हैं। तो इस तरह से सांकेतिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। तो किसको पढ़ाया जाता है? तो वो मूक बधिर बच्चा को पढ़ाया जाता है। जो मूक बधिर होते हैं उनको यहाँ पर सांकेतिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मूक बधिर इसका आंसर होगा। आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? बहुत लोगों को से आपने सुना होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी इसलिए हम नहीं पढ़ पाए, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। तो ये देखिए यही प्रश्न है कि आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर, जीवन यापन पर। तो देखिए अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपको आज के समय में आत्मसम्मान पर जरूर ठेस पहुंचेगा, आत्मसम्मान पर आपका प्रभाव पड़ता है। अगला है सीखने की क्षमता। देखिए सीखने की क्षमता का आर्थिक स्तर से कोई संभव नहीं है, कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं है, क्योंकि जिनमें सीखने की क्षमता होगी वह कहीं भी किसी भी समय सीख सकते हैं, क्योंकि सीखना का काम हर समय और हर जगह चलते रहता है। इसलिए ये आपसे जो प्रश्न पूछा है कि सीखने की क्षमता का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है, तो राइट आंसर देखिए आपका बी ही है। सीखने की क्षमता पर आर्थिक स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक कमजोर वर्ग का बालक भी जो मेहनती है वो डॉक्टर, इंजीनियर और यहाँ पर पुलिस बन सकता है, और एक जो अमीर वर्ग का बालक है वो भी चोर और डाकू बन सकता है। इसमें आर्थिक स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं तो जितने भी बड़े घराने के लोग होते हैं सिर्फ यहाँ पर अच्छे ही जॉब में होते हुए खराब में नहीं आते, ठीक है। इसलिए आर्थिक स्तर यहाँ पर इससे कोई रिलेटेड नहीं है। उच्च संस्थान में प्रवेश, इसमें आर्थिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उच्च संस्थान में प्रवेश केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो यहाँ पर जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, मैंने उसमें प्रभाव पड़ता है। जीवन यापन पर भी प्रभाव पड़ता है आर्थिक स्तर का। आपका जीवन यापन निम्न होगा अगल बगल इलाके के आदमी की अपेक्षा, तो जीवन यापन पर भी प्रभाव पड़ता है आर्थिक स्तर का। सिर्फ किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है? तो सीखने की क्षमता पर। सिर्फ किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है? सीखने की क्षमता पर। राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो ये पेडागोगी सेक्शन के अंतर्गत था। तो आपको हर सेक्शन का इसमें प्रश्न मिलता है, तो आप सभी डेली वीडियो को शाम 7 बजे अवश्य देख लिया कीजिएगा।
भारतीय सेना के तीनों अंगों का प्रमुख कौन होता है? जो भारतीय सेना होती है उसके तीनों अंग का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री। ठीक है, तो भारतीय सेना के तीनों अंगों का जो प्रमुख होता है उसको हम लोग कहते हैं, देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अंगों का प्रमुख होते हैं। सेलुलर जेल को किस जेल के नाम से जाना जाता है? ये सेलुलर जेल बहुत ही फेमस जेल है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। तो इस जेल को और किस जेल के नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी जेल, काला पानी, बड़ी जेल या रुग्ण जेल, क्या कहा जाता है? ठीक है, तो सेलुलर जेल को किस जेल के नाम से जाना जाता है? तो काला पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? 5 लाख बार प्रश्न पूछ दिया गया, जितना कहिएगा उतना ही कम है। गधा, घोड़ा, ऊंट या हाथी, किसको कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान को जहाज। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा का नाम बताइए। भारत का कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर लेह है, शिमला है, श्रीनगर है या गुवाहाटी है, कहाँ पर है? तो लेह जो है भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा है, जहाँ पर सैनिकों को ले जाया जाता है। अब हिंदी सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। सही शब्द है, इसमें सही शब्द कौन है बताना है। ईर्षा, ईर्षा, ईर्ष्या या ईर्ष्या, कौन सा सही शब्द है आपको बताना है। ठीक है, सही शब्द देखिए एक आपका हिंदी के अंतर्गत आता है। तो ईर्ष्या जो लिखा जाता है, देखिए ई आधा स और या के ऊपर र होता है, ईर्ष्या होता है, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का लिखा हुआ कौन सा ऑप्शन में है? तो आप देख रहे हैं इसमें डी ऑप्शन में है, इसलिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कष्ट का अर्थ क्या होता है? कष्ट का अर्थ क्या होता है? खेद होता है, शोक होता है, दुख होता है या शारीरिक असुविधा होता है? क्या होता है कष्ट का मतलब? तो देखिए खेद मतलब क्या होता है? किसी चीज पर काम करने के लिए मिला और हम काम नहीं किए तो वहां पर खेद व्यक्त कर पाते हैं। शोक का मतलब कि किसी भी परिवार में यदि किसी भी प्रकार का कोई मृत्यु हो जाता है तो वहां पर शोक की लहर होती है, कोई खराब काम हो जाता है तो शोक हो जाता है। और दुख का मतलब यहाँ पर देखिए होता है, दुख जो होती है एक के किसी बातों की दुख हमें पहुंच जाती है, वो दुख जो हमें दिल से लगता है वो दुख हो गया। और शारीरिक असुविधा जो होती है वो देखिए आपका कष्ट होता है। आपके अगर अंदर शारीरिक किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो हमें कहते हैं कि बहुत कष्ट है। ठीक है, दुख को देखिए कष्ट की श्रेणी में नहीं रखा गया है, आप दिमाग में रखिएगा। शारीरिक असुविधा जो होती है वो आपको कष्ट हो देता है ना। अगर आपके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है तो ये कष्ट आपको होता है। ठीक है, तो शारीरिक असुविधा आएगा कष्ट के अंतर्गत। आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर एक नया शब्द बनाया जा सकता है? बताना है आपको। आवरण दिया हुआ है, इसमें कौन सा नया उपसर्ग लगाइएगा तो वो नया शब्द बनेगा। नील लगाने पर बनेगा, नीवा लगाने पर बनेगा, परी या परिया, क्या लगाने पर बनेगा? ठीक है, देखिए आवरण शब्द हमें दिया हुआ है, आवरण दिया हुआ है ना, इसमें एक शब्द हम लगाते हैं, देखिए परी, क्या बोलते हैं? परी और जोड़ आवरण। तो ये जो पहले लगा तो ये उपसर्ग है, तो हमने क्या लगाया? परी उपसर्ग लगाया, तो एक नया शब्द बनता है, वो देखिए होता है पर्यावरण। क्या होता है? पर्यावरण। ठीक है, तो यहाँ पर परि शब्द लगने से एक नया शब्द जब हम लगाएंगे उपसर्ग तो वो नया शब्द बनेगा, इसका राइट आंसर परि हो जाएगा। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास आपको बताना है। ठीक है, देखिए अष्टाध्यायी का मतलब है 8, अष्ट मने 8 अध्यायों का समाहार, 8 अध्याय का समाहार। ठीक है, 8 क्या चीज है? संख्यावाचक है। और द्विगु में दो, द्विगु मने 2 होता है, ये भी क्या है? संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक और संख्यावाचक मिलेगा तो उसको द्विगु में डालेंगे, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है सेलेक्ट करेक्ट वर्ब। इसमें से करेक्ट वर्ब को चुनिए, क्या लगेगा? यू डू नॉट ए मैंगो, यू डू नॉट ए मैंगो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लगेगा आपको बताना है। ईट लगेगा, एट लगेगा, ईटन लगेगा या ईट्स लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ईट होगा, क्योंकि याद रखिएगा डू नॉट या डज नॉट निगेटिव आ जाए तो इसके बाद जो है वर्ब का पहला रूप ही प्रयोग होता है। डू नॉट या डज नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप ही प्रयोग किया जाता है, V1 का प्रयोग किया जाता है, न कि V5 का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा डू नॉट और डज नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप लगेगा, इसलिए ईट वर्ब का पहला रूप है, इसका राइट आंसर ईट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखिएगा। राइट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ कैच। कैच मतलब यहाँ पर जो पकड़ना हो गया उसका पास्ट टेंस में क्या होगा? कैच जो है आपका प्रेजेंट का है, इसका पास्ट में क्या होगा? तो पास्ट में क्या होता है?
स्काफ्ट होता है। क्या होता है? स्काफ्ट होता है, CAUGHT। इसका राइट आंसर देखिए सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, राम कहता है कि वह मेरी माँ के इकलौती बेटा का तस्वीर है, तो वह तस्वीर किसका है आपको बताना है। ठीक है, राम कहता है कि वह मेरी माँ, देखिए राम है, यहाँ पर राम है, और यह कह रहा है, क्या कर रहा है? एक तस्वीर है, एक तस्वीर यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, इस तस्वीर के बारे में क्या कर रहा है कि वह मेरी माँ, वह, यह जो तस्वीर है मेरी माँ, राम की माँ का इकलौता बेटा का तस्वीर है, वह तस्वीर किसका है? तो वो समझिए राम खुद है, राम खुद ही वह लड़का है जो बता रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर राम हो जाएगा। अगला है आपका 34, फिर है 12, फिर है 02, फिर 00, अगला क्या भराएगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए ट्रिक किस तरह से काम कर रहा है आपको बता देते हैं। 0 आंसर होगा, या 12 आंसर होगा, या 13 होगा, या 5 होगा। ठीक है, देखिए 3 4 है ना, 3 और 4 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 12। देखिए इसमें 12 है ना, अब 12 में कौन कौन डिजिट है? 1 और 2 है ना, तो 1 और 2 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 2, 2 को लिखेंगे हम 0 2 लिखेंगे ना। अब देखिए 0 2 हमारे पास है, तो 0 और 2 ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 0 और 0 आएगा ना। अब अगला क्या होगा? तो 0 और 0 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो अगला आंसर आपका 0 होगा, जो कि ए में है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, मैथ सेक्शन के अंतर्गत है, दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है और उनका अंतर 21 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो दो संख्याओं का अनुपात है, अनुपात, तो एक संख्या को हम क्या मान लिए? x, और दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे? 4x। उनका अंतर 21 है, तो इसको घटाइएगा, 4x में से x घटाइएगा तो 3x, अंतर 21 है, तो 21 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए गुना के रूप में है तो हम काट सकते हैं, 3 सत्ते 21, यानी x बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। तो दोनों संख्या कौन हो गई? तो x का मान देखिए 7 हो गया, और यहाँ पर 4x है, इसका मतलब 4 × 7 करेंगे तो 28 हो गया। तो वह संख्या 7 और 28 हो सकता है, या 28 और 7 हो सकता है। ठीक है, तो 28 और 7 किस में दिया? देखिए डी में दिया है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, x² - 9 का गुणनखंड क्या होगा? आपको बताना है कि x² - 9 का गुणनखंड क्या होगा। x + 3 x - 2, x + 3 x - 3, x + 2 x - 2, या x + 4 x - 3 क्या होगा? ठीक है, देखिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, x² और 9 को हम देखिए लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया a² - b²। क्या होगा आपका फॉर्मूला? तो a + b इंटू क्या हो गया? a - b, यानी x + 3 इंटू x - 3 किस में है? तो देखिए बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला देखिए आप याद रखिएगा मैथ के लिए, नहीं तो आपको बहुत पीछे जा सकते हैं ना। अगला देखिएगा, 800 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 80 रुपया है। 800 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 80 रुपया है, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना होगा आपको बताना है। 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, या 500 रुपया, कौन सा आपका ब्याज होगा? ठीक है, तो देखिए 800 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 80 रुपये है, तो उसी का 5 वर्ष में कितना होगा? तो 1 वर्ष में 80 है, बताइए। ठीक है, तो 5 वर्ष में कितना होगा? तो 80 × 5 कीजिए ना, 80 × 5 कितना हो गया? 400, यानी 400 रुपया ब्याज होगा। किस में है? ऑप्शन सी में, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, एक डायरी का क्रय मूल्य 160 है, यदि दुकानदार उसे 20% हानि पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए विक्रय मूल्य का एक फॉर्मूला पर आप बना सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। क्रय मूल्य कितना है? देखिए 160 है, और उस पर हानि कितना हो जा रहा है? देखिए उससे 20% की हानि हो रहा है, तो 20% यानी 20/100, 0000 कट गया, यानी 32 रुपया है। 32 रुपये का कितना हो रहा है? हानि हो रहा है। तो अब वो वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी वो बेचाया कितना में, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? देखिए अब वो वस्तु का है, तो आपको 160 रुपया था, 160 रुपया था, उसमें से आपको नुकसान हो गया, उसमें से आपको नुकसान हो गया। ठीक है, कितना नुकसान हुआ? तो 160 और 160 का 20% यानी 32, यानी कितना हो गया? 32 नुकसान हो गया ना। एक डायरी का 160 है, उसे 20% हानि पर, तो 32 रुपये का नुकसान हो गया आपको। तो नुकसान हो गया, तो 160 में से 32 घटाइएगा, तो आपको देखिए 10 में से 2 गया, 8 बच गया, और इधर बच गया आपको 15 में से 3 तो 2, 128 रुपये, यानी वो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा अब? तो 128 रुपये हो जाएगा। 128 किस में है? तो 128 देखिए आपका आंसर जो है वो बी में है, यही इसका राइट आंसर
हो जाएगा। हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी, मराठी, उर्दू या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिंदी भाषा के अतिरिक्त मराठी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और लिपि से संबंधित सारे नोट्स और वीडियो चाहिए तो आपको हिंदी का PDF सारा बन गया है। आप हिंदी का PDF यहाँ से 30 रुपये में परचेज करके पढ़ सकते हैं और सारे नोट्स देख सकते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें वे क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या अनेकार्थिक शब्द। तो एक से अधिक हैं तो ऐसे शब्द को अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। पुस्तक है कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए पुस्तक जो है ये कॉमन है, पूरे पुस्तक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये पुस्तक जो है आपको जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, तो पुस्तक जातिवाचक संज्ञा होगा। रात और दिन में कौन सा समास है? रात और दिन में कौन सा समास है? देखिए रात है और यहाँ पर डैश है और दिन है, रात और दिन, ठीक है। तो रात और दिन में यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए योजक चिन्ह जिसमें लगा हुआ रहता है वो द्वंद्व समास होता है, याद रखिएगा। तो द्वंद्व समास होगा और यह एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये द्वंद्व समास हो गया। दी गई संख्या में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? आपको बताना है पूर्ण वर्ग संख्या इसमें से कौन है? 12, 24, 37 या 33। आप याद रखिएगा यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो देखिएगा इसमें आप देख रहे हैं इसमें इकाई अंक 2 है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें 7 है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 3 है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी 24 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 2545 के घन का इकाई अंक क्या होगा? आपको बताना है कि 2545 के घन का इकाई अंक क्या होगा। 2545 का घन कहने का मतलब है 2545 और इसका क्यू करेंगे। यदि आपको ट्रिक नहीं आता है तो 2545 गुने 2545 3 बार करते रहिएगा, 10 घंटा समय चला जाएगा। आप देखिए 2545 के इकाई का वर्ग पूछा है तो सिर्फ इकाई लीजिए जो 5 है और उसको कर दीजिए 5 गुने 5 गुने 5, क्या होगा? 5 25 25 25 125, यानी 5 का इकाई अंक 5 ही होगा। समझ गए? इस तरह से आपको कर लेना है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 का पावर -3 का मान बतावें क्या होगा। ठीक है, देखिए ये 125 होगा, 1/125, 3/5 या 5/3। तो ये जो पावर होता है माइनस में, इसको प्लस करने के लिए देखिए संख्या 5 है यानी 5/1 है, इसको आप पलट कर देंगे 1/5। अभी जो माइनस चिन्ह है वो प्लस हो जाएगा यानी 3 होगा। तो 1 का 3 करेंगे तो 1 होगा, 1 का पावर क्यू 1 होगा और 5 का पावर क्यू 5 गुने 5 गुने 5 होगा यानी 125 होगा। तो 1/125 इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका बी में है। अगला है 21 का गुणनखंड कौन कौन होगा। 21 का गुणनखंड कौन कौन होगा? तो देखिए 21 का गुणनखंड जो होता है 1 से भी कटता है 21, 3 से भी कटता है 21, 7 से भी कटता है 21 और 21 से कटता है 21। ठीक है, यानी 1 3 7 21 होगा और 1 3 7 21 किस में है? बी में है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट द प्लूरल वर्ड्स ऑफ ऑक्स। ऑक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होगा आपको बताना है। ऑक्सेज, ऑक्स, ऑक्सेन या ऑक्स। तो ऑक्स का प्लूरल फॉर्म देखिए ऑक्सेन होता है। अगला है विच इज द फ्लोइंग वर्ड्स एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा कौन होती है? जिसको हम न टच कर सकते हैं, ओनली फॉर ओनली फीलिंग, केवल महसूस कर सकते हैं, किसी को हम ये दिखा नहीं सकते हैं। नॉट सी एंड नॉट टच। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा देखिए यंग, जवानी जो है या नौजवानी जो है वो दिखाया नहीं जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ अंदर अंदर महसूस किए जाते हैं, फीलिंग की चीज़ें। तो जितने भी फीलिंग वाली चीज़ें होती है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज ए मटेरियल नाउन। मटेरियल से जुड़े हुए जितने चीजें मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसमें कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? एयर, काउ, गोल्ड या क्लास। तो देखिए यहाँ पर गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जितने मेटल से जुड़ी हुई चीजें होती है वो मटेरियल नाउन होती है। Which of the following sentence is negative? Ram eats a mango. Does Ram eat a mango? Ram does not eat a mango या Ram eats, क्या होगा? तो देखिए निगेटिव सेंटेंस होने के लिए वाक्य के अंत में निगेटिव होना चाहिए। वाक्य में जो है निगेटिव यानी नो या नोट लगा हुआ है तो निगेटिव सेंटेंस है, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। एटीएम का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। एटीएम का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम देखिए होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है डेंगू रोग का वाहक है। डेंगू किससे फैलता है? एडिज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी या एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, तो डेंगू जो होता है मादा एडिज मच्छर से फैलता है। ठीक है, और मादा एनाफिलीज से मलेरिया फैलता है। प्लस पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। पोलियो का उपचार करना, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना या सभी। तो देखिए प्लस पोलियो कार्यक्रम का इसमें जो ऑप्शन आ रहा है इसके अनुसार सभी हो जाएंगे।
अगला है हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या आर्गन। तो हवा में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है नाइट्रोजन, जो कि 78% होता है। इन्हें व्यवस्थित क्रम में सजाने पर कौन सा श्रेणी प्राप्त सही होगा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो देखिए सबसे पहले होता है शैशवावस्था, फिर होता है बाल्यावस्था, उसके बाद होता है किशोरावस्था और उसके बाद होता है देखिए प्रौढ़ावस्था। यानी 1, 2, 4, 3 की सीरीज बनेगी जो कि बिल्कुल सही होगा। तो 1, 4 और उसके बाद है 2, 3। तो 1, 4 आपका हो जाएगा 1 शैशवावस्था, 1, 2 ठीक है। बाल्यावस्था 2 हो गया, 1, 2 और किशोरावस्था 1, 2, 4, 3 किस में है? तो 1, 2, 4, 3 आपका सी में है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में होप को पो लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में लोप को क्या लिखा जाएगा? देखिए आपको क्या लिखा गया है? होप। होप को पो लिखा जा रहा है, इसको इधर लाया जा रहा है, इसको इधर लाया जा रहा है और बाकी जो है बीच में ही रह रहा है। तो लोप को क्या लिखा जाएगा? तो लोप को भी कर देंगे PL इधर, यानी पोल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? पोल लिखा जाएगा। पोल किस में है? तो बी में है आपका। इसका राइट आंसर पोल हो जाएगा। ठीक है। विकास प्रारंभ होता है, विकास कब प्रारंभ होता है? गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से या बाल्यावस्था से? तो विकास का प्रारंभ जो होता है देखिए गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला है एक बच्चा 2 + 2 5 कर रहा है और 2 × 8 10 कर रहा है, यह किस विकार से संबंधित है? देखिए यदि बच्चा 2 + 2 5 कर रहा है, 2 × 8 10 कर रहा है, इसका मतलब वह बच्चा जो है आपका डिसकैलकुलिया से प्रभावित है। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन और कैलकुलेशन मतलब गणित की जितनी भी कठिनाई होती है वो कैलकुलिया से संबंधित होती है और बच्चा डिसकैलकुलिया से प्रभावित है। 4.85 मीटर लंबे खंभे को 5 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक भाग का लंबाई क्या है आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्या कर सकते हैं? तो 4.85 या 4.85 है, उसको आप क्या करेंगे? 5 से भाग लगा देंगे। क्या करेंगे? 5 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए भाग करने के क्रम में जो क्या है, अभी आप दशमलव को भुला जाएंगे। दशमलव को भुला जाएंगे यानी आप जो भाग दे रहे हैं वो समझिए 485 में 5 से दे रहे हैं। ठीक है, 5 से दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 5 9 यहाँ पर 45 हो जाएगा, 5 7 35, यानी आ कितना रहा आपका? 97 आ रहा है। अब रिजल्ट देने के लिए देखिए आपका 97 आ रहा था, लेकिन इसमें दशमलव कितने अंक के बाद है? आप दाहिने तरफ से देखेंगे तो 1 2 2 अंक के बाद है, तो यहाँ भी दशमलव 2 अंक के बाद आप लगा देंगे तो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगेगा, यानी 0.97 मीटर होगा। दशमलव का भाग इस तरह से हम लोग सिंपली देते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2x³ का मान क्या होगा यदि x बराबर 5 है? 2x³ का मान क्या होगा यदि x बराबर 5 दिया हुआ है? तो देखिए वैल्यू जब दिया हुआ रहता है तो 2x³, तो x की जगह पर हम क्या बैठाएंगे? 5 बैठाएंगे, तो 2 × 5 का क्या हो जाएगा आपका? क्यू हो जाएगा। तो 2 × 5 का क्यू का मतलब है 5 3 बार आप लिखेंगे, 5 × 5 × 5। अब आप गुना करेंगे तो 2 × 5 10, 10 × 5 50 और 50 × 5 करेंगे तो 250 होता है, तो 250 इसका आंसर होगा। तो 250 किस में है आपका? तो ये बी में है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 0.02 का वर्ग क्या है? बताना है आपको। 0.02 का वर्ग क्या है? वर्ग का मतलब देखिए स्क्वायर आपको कर देना है 0.2 और इसका करना है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करने का मतलब इसी संख्या को आप 2 बार गुना करेंगे तो 0.02 × 0.02। ठीक है, दशमलव का गुना है। आपको क्या करना है? अभी दशमलव को भुला जाइए। आपके पास जब यह दशमलव हम भुलाते हैं तो पहला बार आता है 002 जिसका मतलब 2 होगा, और अगला बार भी आता है 002 जिसका मतलब 2 होगा। 2 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 4 आएगा। अब देखिए दशमलव के लिए आप क्या कीजिएगा? इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव, यानी दाहिने तरफ से 4 अंक के बाद आप दशमलव बैठा सकते हैं। तो पहला हो गया था 4, 3 अंक और हमें घट रहा है तो 0 देंगे और उसके बाद दशमलव देंगे, यानी 0.0004 होगा। तो ये किस में है ऑप्शन आपका? यहाँ पर ये ऑप्शन मिल रहा है ए में। किस में मिल रहा है? ए में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 5/8 एक भिन्न है। कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, सम भिन्न है या विषम भिन्न है? ठीक है, देखिए याद रखिएगा उचित, याद रखिएगा उचित। ठीक है, तो ऊ से मतलब हो गया ऊपर, ऊ से मतलब क्या हो गया? ऊपर, और ची यानी च के बाद छ आता है, तो छ मतलब छोटा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला जवन छोटा हो, ऊपर वाला छोटा मतलब कहे के मतलब क्या है? अंश। ऊपर अंश होता है, भिन्न में ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो अंश और हर दिया हुआ है। अगर अंश ऊ से ऊपर, ऊपर वाला यदि छोटा है, ऊपर वाला क्या है?
छोटा है, ऊपर वाला क्या है, छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो वो आपका वो जो है आपका यहाँ पर उचित भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगा, इसलिए 5/8 जो है एक उचित भिन्न है। ओके, चलिए अगला देखिएगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि प्राथमिक शिक्षकों को यहाँ पर है जो साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए, बाल मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए, सीडीपी क्यों आवश्यक है। यह बच्चों को अनुशासित बनाने में मदद करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो यह बच्चों के व्यवहार को समझने में क्या करेगा, शिक्षक की सहायता करेगा, बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करेगा। ठीक है, अगला, यदि कोई विद्यार्थी आपको सम्मानित नहीं करता है तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी है वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, उसको दंड देंगे, बात नहीं करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, कोई नहीं, क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार है कोई नहीं इसमें से होगा। ठीक है, अगला है, एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है। एक शिक्षक जो है विद्यार्थी को कैसे अभिप्रेरित कर सकता है, पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन देकर, उदाहरण देकर, भाषण देकर। ठीक है, तो एक शिक्षक जो है विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है, कैसे, तो वो सही मार्गदर्शन दे करके विद्यार्थी को यहाँ पर अनुप्रेरित किया जा सकता है। एक बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, कौन सा विकार है। एक बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, कौन सा विकार है। देखिए यहाँ पर पढ़ने वाली समस्याएं हैं, तो जिसमें पढ़ने वाली समस्याएं होती है कि एम को डब्लू पढ़ रहा है, एल को एम पढ़ रहा है, लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, तो इसको हम लोग देखते हैं पठन विकार होता है। और ये जो रोग है वो आपको डिसलेक्सिया से संबंधित है। किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया से है, लैक्सिया। इसका नोट्स यदि आप अभी तक परचेज नहीं किए हैं तो आप सभी को यहाँ पर जितना आकलन परीक्षा हो रहा है उसका किताब का आपका टेक्स्ट बुक का नोट्स बन करके तैयार है, तो यहाँ से नोट्स जरूर परचेज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहीं से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो अभी तक नहीं खरीदे हैं तो जरूर खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो ये डिसलेक्सिया संबंधित होगा। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षक प्राणी कौन है। असम का कौन सा प्राणी जो है आकर्षक प्राणी है काजीरंगा नेशनल पार्क में, गैंडा, शेर, बाघ या भालू। तो असम का देखिए होता है गैंडा। क्या है, गैंडा जो है बहुत ही आकर्षक प्राणी है। भारत का 26वां राज्य निम्नलिखित में से कौन है, उत्तरांचल, झारखंड, गोवा या छत्तीसगढ़। देखिए 26 है ना, 26, तो 6 से 26 और 6 से छत्तीसगढ़। ठीक है, तो 26वां छत्तीसगढ़ हो गया ना। देखिए इस तरह से एक ही बार जो है आपका 2000 में 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को 3 राज्य जो है एक दूसरे से कट के बने थे, जिसमें 26वां है, अगला उत्तरांचल 27वां है और झारखंड जो है 28वां है। कभी कभी पूछ देगा झारखंड, तो 28वां याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जुड़वा नगर है, दिल्ली तथा फरीदाबाद, मुंबई तथा पुणे, बेंगलोर तथा मैसूर, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। ठीक है, तो जुड़वा नगर कौन कौन है, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल या असम में। तो सबसे अधिक मात्रा में केसर जो है बहुत बार 1001 बारी प्रश्न छप गया है, केसर वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अधिक केसर जो है आपको जम्मू कश्मीर में मिलता है। निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द चुनिए, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द चुनिए, पीला, चक्रपाणी, दूध वाला या नैन। ठीक है, तो योगरूढ़ शब्द देखिए इसमें चक्रपाणी है। योगरूढ़ शब्द वैसे शब्द हैं जो यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ निकलता है, तो चक्रपाणी यानी विष्णु भगवान के सेंस में है, विशेष अर्थ निकल रहा है, इसलिए योगरूढ़ है। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है, आपको बताना है। जगन्नाथ जो है किस संधि का उदाहरण है, तो जगन्नाथ का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो जगत और जोड़ देखिए होता है नाथ। क्या होता है, नाथ। तो इसमें भी व्यंजन और इसमें भी व्यंजन, तो जिसमें किसी में भी व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होता है, इसलिए जगन्नाथ जो है वो आपका व्यंजन संधि होगा। कौन सा संधि होगा, व्यंजन संधि हो जाएगा जगन्नाथ। ओके, चलिए अगला देखते हैं। मयूर किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज, किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए मयूर जो है, मयूर का मतलब होता है, देखिए मयूर संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है मोर। तो देखिए ये जो संस्कृत शब्द है तो इसको हम लोग कहते हैं तत्सम, इसको तत्सम कहते हैं, और हिंदी शब्द है इसको हम लोग तद्भव। तो यहाँ पर मयूर जो है वो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए अब उपसर्ग और प्रत्यय चुनने के लिए आप सबसे पहले उसका संधि विच्छेद कीजिए। तो अभिशाप को जब आप तोड़ेंगे तो अभी और जोड़ क्या होगा,
साफ होगा। ठीक है, इसमें अभी जो जुड़ा है तो अभी इसमें उपसर्ग है, अभी क्या है, उपसर्ग है, अभी उपसर्ग होगा इसका राइट आंसर। अगला है चूज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ फास्ट। देखिए जब डिग्री का रूप जो होता है, जब एडजेक्टिव का रूप कंपैरिजन करने के लिए बदलता है तो उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो डिग्री होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, 3 होते हैं। तो उसका रूप सभी को याद करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो फास्ट का जब पॉजिटिव होता है तो फास्ट होता है, उसका कंपैरेटिव जब दो के बीच तुलना करते हैं तो फास्टर होता है, और जब 2 से अधिक के बीच तुलना करते हैं तो फास्टेस्ट होता है। तो यहाँ पर पूछा है सुपरलेटिव फॉर्म, तो फास्ट का क्या होगा, फास्टेस्ट हो जाएगा, और ये किस में है, तो सी में है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है चूज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड। गुड का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, बेटर, बेस्ट, बेस्ट या बीस्ट। तो गुड का सुपरलेटिव फॉर्म जो होगा वो देखिए बेस्ट होगा। ठीक है, सुपरलेटिव फॉर्म गुड होता है, फिर बेटर होता है, फिर बेस्ट होता है, तो सुपरलेटिव फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। अगला है खाली स्थान को भरे। खाली स्थान को आपको भरना है, 7 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 16 है, यहाँ खाली जगह क्या होगा, अगला 27 है। देखिए तो 7 में 2 जोड़े तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 4 जोड़े तो 16। तो देखिए 2 3 4 जुड़ रहा है, अगला क्या जुटेगा, 5, तो 16 में 5 जोड़ेंगे तो मेरा आ रहा है 21। अब अगला देखते हैं 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27। इस शर्त को पूरा हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर सी हो गया। विषम शब्द को चुने, 1, 8, 27, 124, 154, मैंने इसमें से कौन सबसे अलग है वो आपको बताना है। 64 अलग है कि 8 अलग है कि 27 अलग है कि 124 अलग है। आप देखिएगा 1 जो है ये 1 का क्यू है, 8 जो है ये 2 का क्यू है, 27 जो है ये 3 का क्यू है, और देखिए 3 का क्यू है। उसके बाद 64 जो है ये देखिए 4 का क्यू है। तो यहाँ पर सभी क्यू चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो होना चाहिए था 124 नहीं, इसको 5 का क्यू होना चाहिए और 125 होना चाहिए। इसलिए ये जो है सबसे अलग यहाँ पर मिल रहा है, जो कि क्यू किसी का नहीं है, तो वह संख्या क्यू वाला ही इसमें सेलेक्टेड हो रहा था। तो 124 इसका राइट आंसर होगा, यानी डी होगा। तो मेरे माता पिता में कौन समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। देखिए माता पिता यानी माता, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, पिता। तो कोई भी समास यदि एक दूसरे का उल्टा लिखा हुआ हो और बीच में योजक चिन्ह हो तो उसको आपको द्वंद्व समास में डालिएगा। किस में डालिएगा, द्वंद्व। द्वंद्व माने क्या होता है, उल्टा, एक दूसरे का विपरीत होता है। ठीक है, द्वंद्व माने लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। लड़ाई झगड़ा कब होता है, जब किसी का आप उल्टा काम करते हैं, कोई कहता है कि बाएं चलो आप दाहिने जाते, तो लड़ाई होती है। तो द्वंद्व समास में एक दूसरे का अपोजिट शब्द दिया हुआ रहेगा और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा। स्वाभाविक में कौन सा प्रत्यय है, आपको बताना है स्वाभाविक में कौन सा प्रत्यय है, ई, एक, या एक, कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है स्वभाव। क्या होता है, स्वभाव, और जोड़ होता है, देखिए एक। एक क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इधर से जाएगा, तो स्वाभाविक में इधर से लगा हुआ है इसलिए ये लीजिएगा, लेकिन इधर से लगा हुआ रहता तो आपको ये लेना पड़ता। ठीक है, तो अब देखिए ये हर्षी लगा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग हर्षा ही लेंगे। ठीक ना, तो स्वभाव, इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं हम लोग, स्वभाव और जोड़ क्या हो जाता है, एक हो जाता है। स्वभाव और जोड़ एक हो जाता है, तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतोष में कौन सा उपसर्ग है, संतोष में कौन सा उपसर्ग है। देखिए संतोष के उपसर्ग बताने के लिए आप क्या करिएगा, तो सबसे पहले आप सम और जोड़ तोष, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा। तो जो पहले लगा है वो उपसर्ग है और जो बाद में लगा है वो प्रत्यय है, तो सम होगा। इसमें देखिए 2 में लिखा गया है, बी में भी और सी में भी। ठीक है, तो जिसने बी भी कीजिएगा वो भी सही है, सी कीजिएगा वो भी सही है। पानी का पर्यायवाची शब्द कौन है, पानी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, अम्बु, जल, वारी या सभी। तो देखिए पानी को अम्बु भी कहा जाता है, जल भी कहा जाता है, वारी भी कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। चलिए मैथ सेक्शन के अंतर्गत देखते हैं, 0.0159 में एक का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे स्थानीय मान जब भी आपको देना हो, जैसे 2, 3, 1, तो इसमें दशमलव अभी नहीं है। ठीक है, तो दशमलव नहीं है तो इसको हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़े के आधार पर देखते हैं। ठीक है, किसके, इकाई के। तो 1 का स्थानीय मान 1, 3 दहाई पर है तो इसका स्थानीय मान 3, 2 सैकड़े पर है तो इसका स्थानीय मान 200 हुआ ना। लेकिन जब भी दशमलव हो जाए, याद रखिएगा जब भी दशमलव हो जाए और दशमलव वाला में पूछे, 0.159 इस तरह से मान लीजिए दिया हुआ है,
तो जब जीरो इस तरह का पूछे दशमलव के बाद, तो इसको देखिए स्टार्ट बट्टा से कीजिएगा। जीरो का कोई बोलेगा तो 0/10, एक का कोई बोलेगा तो 1 और 2 अंक पर है इसलिए 100, 5 पर कोई बोलेगा तो 5/1 और 3 गो जीरो, यानी यहाँ से 10 फिर 100 फिर 1000 इस तरह से करके बट्टा में लगाना रहता है। कब? जब दशमलव के बाद वाला पूछे तब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1/100 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यदि x + 2 = 0 तो x² + 2 का मान बताओ। देखिए x + 2 = दिया हुआ है 0 ना, इसलिए x बराबर क्या होगा? तो +2 इधर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0 - 2, यानी x यहीं पर रह जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर -2 हो गया। अब यहाँ पर बताना x² + 2 का मान, x² + 2 का मान बताना है। तो x यानी -2 का स्क्वायर और +2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 और +2 यानी 6 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 इसका आंसर हो जाएगा। 6 किस में है? बी में है। अगला है संख्या 7, 8, 5, 4 का औसत ज्ञात करें। औसत, ठीक है, तो औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग और बट्टा में कुल संख्या। कुल संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 4 हो गया। ठीक है, 7, 8, 15, 5, 20 और 4, 24, 24/4। ठीक है, 4 × 6 = 24, 6 आंसर हो गया। ओके, कितना आंसर हो गया? 6 इसका राइट आंसर हो गया। ये 6 हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? 2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा आपको बताना। देखिए चेंज करने वाला भी एक प्रश्न रहेगा। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है? हम सभी को जानते हैं 1000 मीटर होता है। तो 2 किलोमीटर में क्या करेंगे? तो 2 किलोमीटर में हो जाएगा 2 और 1 किलोमीटर की जगह पर 1000 मीटर हो जाएगा, तो 2000 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000 मीटर, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2000 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ पौधों में वृद्धि होती है एक निश्चित समय तक, 20 वर्षों तक, जीवन पर्यंत या कोई नहीं। तो देखिए पेड़ पौधों में जो वृद्धि होती है वो आपका जीवन पर्यंत चलते रहता है। क्या होता है? जीवन पर्यंत पेड़ पौधों में वृद्धि होती है। मनुष्य अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? पेड़ से, पौधों से, जंतु से या सभी से? तो मनुष्य अपना भोजन जो है वो किससे प्राप्त करता है? तो इन सभी से प्राप्त करता है, इन सभी से प्राप्त करता है। मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? नागफनी, कैक्टस, खजूर या सभी? मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? नागफनी, खजूर या कैक्टस? तो ये सभी जितने भी कांटेदार पौधे होते हैं वो सभी आपको कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सभी मरुस्थल में ही पाए जाते हैं। मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? गाय, भेड़, बकरी या ऊँट? तो मरुस्थल का जहाज जिसको हम लोग कहते हैं वो ऊँट है, तो ऊँट रह सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। माय ब्रदर इज इन इंडियन आर्मी। देखिए यहाँ पर आर्मी नहीं है, इंडियन आर्मी लगा हुआ है, इसलिए इंडियन आर्मी के लिए हम लोग द इंडियन आर्मी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो द इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट का विपरीत शब्द क्या होता है? प्रेस होता है, क्रिटिसाइज होता है, लॉस होता है या लैक्स होता है? तो प्रॉफिट का क्या होता है? लॉस होता है। प्रॉफिट यानी लाभ और लॉस मतलब हानि। ठीक है, राइट द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब बाई। बाई का पास्ट टेंस रूप क्या होगा? ठीक है, बाई मतलब खरीदना हो गया, इसका पास्ट टेंस रूप आपको याद रख लेना है। तो बाई का पास्ट टेंस रूप होता है बाउट। क्या होता है? बाउट। बाउट किस में है? सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है ओह द डॉग इज डेड, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। ओह कुत्ता मर गया, इसमें यह जो वाक्य है वो किस प्रकार का वाक्य है? अफर्मेटिव है, निगेटिव है, एक्सक्लामेटरी है या इम्परेटिव है? कौन सा होगा? देखिए कोई भी वाक्य में अगर इस तरह का संकेत आ जाता है, कोई भी वाक्य हो अगर इस तरह का संकेत आ जाता है तो आपको समझना है कि ये जो है एक्सक्लामेशन है। क्या है? एक्सक्लामेशन सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको एक्सक्लामेशन सेंटेंस में डालेंगे, यानी इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में किसका भूमिका महत्वपूर्ण है? शैक्षिक क्रियाओं का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो बहुत ही अच्छी बात है कि विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा बनाए रखने के लिए अध्यापक की भूमिका और विद्यालय वातावरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा के द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान कहाँ किया जा सकता है? तो वो समावेशी शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा ही मुख्य इसका साधन है। अगला है 3, 4, 6, 9, 13, आगे क्या भराएगा आपको बताना है। तो देखिए 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 4 13। अब 13 में 4 के बाद अगला 5 जुड़ेगा यानी 18 होगा। इसका राइट आंसर 18 होगा जो कि सी में जा रहा है। ठीक है, आगे है
ADBECF अगला क्या होगा, तो A है, फिर B है, फिर C है, तो आगे होगा D। ठीक है, फिर अगला देखते हैं ऊपर से, D है, फिर E है, फिर F है, तो उससे आगे जाएगा G। ठीक है, तो DG इसका राइट आंसर हो जाएगा। DG कहाँ पर है, B में है, यही इसका सही आंसर है। तो